Hello everyone, welcome to the video. So in this video, let's have a look at Google Kickstart Roundup 2021 first question, that is trash bins. Okay, so as always, let us start by understanding the question. Trash bins, problems. In the city where you live, Kickstart land, there is one particular long street with n houses on it. This street has length n and the houses are evenly placed on it. That is, the first house it has position 1, the second house is at position 2, and so on. The distance between any pair of houses I and j is modulus I minus j, where modulus denotes the absolute value of x. क्या बोला गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रीट है, यहाँ पे n हाउसेज है, ठीक है, और इस स्ट्रीट की लेंथ भी n है और यहाँ पे n हाउसेज है. फर्स्ट हाउस है वो पोजीशन 1 पे है, सेकंड हाउस है वो पोजीशन 2 पे है, थर्ड हाउस पोजीशन 3 पे, एंड सो ऑन. ठीक है, और कोई भी दो हाउस है, मान लो आइथ हाउस और जेथ हाउस, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? मॉड्यूलस आई माइनस जे. फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 5 के बीच में डिस्टेंस क्या है? 3. 1 2 3. ठीक है, ओके. Some of these houses have trash bins in front of them. That means the owners of such houses do not have to walk when they want to take their trash out. However, for the owners of the houses that do not have trash bins in front of them, they have to walk towards some house that has a trash bin in front of them, either to the left or to the right of their own house. क्या बोला गया है कि ये जो n houses है, ठीक है, उसमें से कुछ houses के सामने ट्रैश बिन्स मतलब कि कचरा पेटी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन हाउस ओनर्स को वॉक नहीं करना पड़ता, मतलब दे कैन जस्ट कम आउट ऑफ दियर हाउस और कचरा फेंक सकते हैं. लेकिन जिन हाउसेस में ट्रैश बिन्स नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस हाउस के आगे ट्रैश बिन नहीं है, तो उसको वॉक करना पड़ेगा टू सम अदर हाउस टू थ्रो हिज गार्बेज. तो वो मान लो यहाँ पे वॉक करके आए, यहाँ पे वॉक करके आए, सो ऑन. ठीक है, इनको वॉक करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे वॉक करके गए और यहाँ पे कचरा फेंक दिया. ठीक है, ओके. टू सेव टाइम एवरी हाउस ओनर ऑलवेज टेक्स दियर ट्रैश आउट टू द ट्रैश बिन दैट इज क्लोजेस्ट टू दियर हाउस. इफ देयर आर टू ट्रैश बिन्स दैट आर बोथ द क्लोजेस्ट टू अ हाउस, देन द हाउस ओनर कैन वॉक टू एनी ऑफ देम. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जैसे ये हाउसेस है, ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हाउस ओनर्स क्या करते हैं? अपना कचरा सबसे नज़दीक की कचरा पेटी में डालते हैं. तो मान लो अगर यहाँ पे डस्टबिन है, ट्रैश बिन है, तो ये हाउस ओनर तो डायरेक्टली यहीं पे डाल देगा, उसको 0 डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर किसी पोजीशन पे नहीं है, मान लो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे है, तो इस हाउस ओनर को अभी नियरेस्ट जाना है. तो अगर वो यहाँ पे फेंकने जाएगा तो डिस्टेंस 2 होगा, अगर यहाँ पे फेंकने जाएगा तो डिस्टेंस 3 होगा. तो वो क्या करेगा? नियरेस्ट चूज करेगा, मतलब कि यहाँ पे थ्रो कर देगा. अब वो राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है. ठीक है, और अगर दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे है, मान लो यहाँ पे भी एक है, तो ये डिस्टेंस भी 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 डिस्टेंस पे, राइट हैंड साइड भी 2 डिस्टेंस पे, तो उस केस में वो कहीं भी डाल सकते हैं. इन शॉर्ट उसके हाउस से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होगा ट्रैश बिन, वहां पे वो कचरा डालेगा टू सेव द टाइम. Given the number of houses n and the description of which of these houses have trash bins in front of them, find out what is the sum of the distances that each house owner has to walk to take their trashes out. You can assume that at least one house has a trash bin in front of them. आखिरी लाइन क्या बोली गई है कि at least one house has a trash bin, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रैश बिन ही नहीं है. ठीक है, और दूसरी चीज़ इस पैराग्राफ में क्या बोली गई है कि हमें क्या फाइंड करना है कि हमें ये जितने भी हाउस ओनर्स हैं वो जितना भी वॉक करते हैं, ठीक है, उनका सम फाइंड करना है. और ये कितना वॉक करेंगे? टू द क्लोजेस्ट डस्टबिन और ट्रैश बिन. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, ये 6 हाउसेज है, और अगर जिनके सामने डस्टबिन है उनको अगर हम 1 से रिप्रेजेंट करें, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ सभी जगह पे नहीं है, तो ये सब हाउस ओनर्स जितना वॉक करेंगे, वो कितना वॉक करेंगे? मिनिमम डिस्टेंस, उन सब का सम निकालना है. सो ये कितना वॉक करेंगे? यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, सो वो यहाँ पे जाएंगे, ये क्लोजेस्ट है, सो 1 प्लस इनको 0 डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा, सामने ही है, इनको भी 0. ये हाउस ओनर है, वो यहाँ पे मूव करेंगे. अब मान लो यहाँ पे भी डस्टबिन है,
तो यहाँ पे 1 डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, तो वो यहाँ पे मूव करेंगे मतलब 1, ये यहाँ पे मूव करेंगे 1 प्लस ये 0, तो आंसर क्या हो गया 1 + 2 + 3। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, जब इन 3 हाउस के आगे डस्टबिन है और इन 3 के आगे नहीं है। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया गया है। आगे इनपुट का फॉर्मेट दिया गया है। इनपुट कैसे है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, फिर सभी टेस्ट केस में n है, नंबर ऑफ हाउसेस, और उसके बाद हमें एक स्ट्रिंग दी गई है n लेंथ की, जीरोज और वंस की, जहाँ पे 0 ये डिफाइन करता है कि उस हाउस के आगे डस्टबिन नहीं है, और 1 ये डिफाइन करता है कि उस हाउस के सामने डस्टबिन है, और सभी हाउस ओनर्स जितना वॉक करते हैं उनका सम हमें आंसर में आउटपुट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू द कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सम ऑफ वॉक डिस्टेंसेस। ठीक है, सभी हाउस ओनर्स जितना वॉक करते हैं उन सब का सम चाहिए। अब वॉक डिस्टेंस क्या है, सभी इंडिविजुअल के लिए मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ए डस्टबिन या ट्रैशबिन, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इंडिविजुअल हाउस के लिए मिनिमम डिस्टेंस निकालना है उनके और किसी भी एक डस्टबिन के बीच में, और फिर उन सभी हाउस के लिए वो जो डिस्टेंस होगा उनका सम कर देंगे। तो यहाँ पे तो पहले कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब मान लो एक तो ये है कि हाउस के सामने ही डस्टबिन है, तो इस केस में तो डिस्टेंस 0 हो गया, राइट। अब मान लो नहीं है, तो राइट हैंड साइड पे मान लो यहाँ पे एक डस्टबिन है, यहाँ पे एक है, ये है इंडेक्स i, ये है इंडेक्स j, ये है इंडेक्स k। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझो कि राइट हैंड साइड पे अगर यहाँ पे एक डस्टबिन है, ठीक है, और इनके बीच में कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी डस्टबिन नहीं है, तो अब इसके आगे जो भी डस्टबिन होंगे वो इस ith इंडेक्स के लिए यूजलेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो इसके आगे जो भी होंगे उनका डिस्टेंस इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डस्टबिन होंगे वो इस इंडेक्स के लिए यूजलेस है, क्योंकि वो डिस्टेंस इससे ज़्यादा ही होता जाएगा। ठीक है, सो हमें ith इंडेक्स के लिए अगर सामने डस्टबिन है तो उस केस में उस इंडेक्स के लिए सम 0 हो जाएगा। अगर नहीं है तो राइट हैंड साइड पे जो पहला है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला है उन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लो ये d1 है, ये d2 है। ठीक है, d1 क्या हो जाएगा i माइनस जे का मॉड, d2 क्या हो जाएगा k माइनस आई का मॉड। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम आंसर में ऐड कर देंगे, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस मिनिमम ऑफ d1 d2। इसका मतलब अगर सामने डस्टबिन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में पहला वाला और राइट हैंड साइड में पहला वाला ये दो ही रेलेवेंट है, उनके आगे वाले है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं भी डस्टबिन है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जो पहला मिलेगा वो डिस्टेंस हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि मॉड i माइनस जे, तो इसको हम आंसर में ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड में कहीं पे है ही नहीं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है पहला वाला डस्टबिन, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये डिस्टेंस हम आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, सो समिंग अप हमें क्या चाहिए, अगर सामने है तो डिस्टेंस 0 ऐड कर देंगे, अगर सिर्फ राइट हैंड साइड पे है तो जो पहला राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हुए वो डिस्टेंस ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे वाले यूजलेस हो जाएंगे। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे जो सबसे पहले मिलेगा वो डिस्टेंस, और अगर दोनों साइड पे है तो दोनों साइड पे जो सबसे पहले मिलेंगे वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे d1 और d2, और उन दोनों में से मिनिमम को ऐड कर देंगे। ऐसा हमें करना है सभी इंडेक्स के लिए, मतलब i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, सभी के लिए ये डिस्टेंस इन केसेस में से निकाल के ऐड करना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब बात ये है कि d1 और d2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने का ब्रूट फोर्स मेथड तो क्या हो सकता है कि हम i इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक फोर लूप लगाए और सभी i के लिए i प्लस 1 से लेके n-1 तक फोर लूप लगाए और i माइनस 1 से लेके 0 तक फोर लूप लगाए। यहाँ से हमें मिलेगा d1, मतलब कि राइट हैंड साइड पे जो है वो जैसे ही कोई राइट हैंड साइड पे डस्टबिन मिलता है हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेट कर लेंगे।
और ऐसा सभी इंडेक्स के लिए करेंगे। एक फॉर लूप, एक आउटर फॉर लूप हो जाएगा i इक्वल टू 0 से n-1 तक। उस आउटर फॉर लूप में इनर फॉर लूप दो होंगे, एक होगा i+1 से लेके n-1 तक का और दूसरा होगा i-1 से 0 तक का। तो ओवरऑल जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n², क्योंकि सभी इंडेक्स के लिए हम राइट हैंड साइड में भी ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये हमें टाइम लिमिट एक्सीड दे देगी क्योंकि n की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो हम हर एक स्टेप पे राइट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट डस्टबिन है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसको हमें प्री कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा ताकि हम ith इंडेक्स के लिए हमें फुल लूप ना लगाना पड़े। एक ही स्टेप में d1 मिल जाए, एक ही स्टेप में d2 मिल जाए और उन दोनों में से मिनिमम होगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो अब प्री कैलकुलेट कैसे होगा, उसके लिए एक कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा। मान लो ये हाउस है, ठीक है, इसके सामने डस्टबिन नहीं है, अगर होता देन विल जस्ट डायरेक्टली ऐड अ 0, राइट। अब मान लो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये पहला वाला है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे है, ठीक है। हमें इन दोनों की वैल्यू को प्री कैलकुलेट करना है, मतलब इस इंडेक्स पे आने के बाद हमें वापस फॉर लूप ना लगाना पड़े, एक ही स्टेप में ये मिल जाए, एक ही स्टेप में ये मिल जाए। तो अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें, अगर इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला वाला डस्टबिन यहाँ पे है, डस्टबिन या ट्रैशबिन जो भी बोल लो, और उसके बीच में किसी के लिए नहीं है, अगर इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला डस्टबिन यहाँ पे है और बीच में किसी के पास भी डस्टबिन नहीं है, तो इन सब के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला डस्टबिन यही होगा। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला ये है। अब इनके बीच में तो किसी के पास डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला यही होगा, इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला यही होगा, इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला यही होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अगर इसके लिए राइट हैंड साइड पे सबसे पहला डस्टबिन ये है, इनका मतलब इनके पास कहीं भी डस्टबिन नहीं है, इनका मतलब इनके लिए भी राइट हैंड साइड पे सबसे पहला डस्टबिन यही होगा। अगर हम ट्रैवर्स करते जाए तो सबसे पहला अगर ये है इसके लिए, तो इनके लिए भी यही होगा, ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि ये जो है ith इंडेक्स है, मान लो, तो इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, मतलब कि उस इंडेक्स पे डस्टबिन है, हमारे स्ट्रिंग में 0s और 1 दिए गए हैं। तो मान लो मैं लेफ्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो लेफ्ट ऑफ i इक्वल्स टू i, क्योंकि उसी इंडेक्स पे है ना, अगर उसी इंडेक्स पे डस्टबिन है मेरे लिए, अगर यहीं पे डस्टबिन है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सबसे पहले तो खुद का ही आएगा। सो लेफ्ट ऑफ i इक्वल टू i, एल्स लेफ्ट ऑफ i इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ i-1, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पे खुद पे डस्टबिन है तो लेफ्ट ऑफ i इक्वल टू i, मतलब कि इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे हमें डस्टबिन मिल रहा है। सो अगर वहीं पे है तो वही इंडेक्स आ जाएगा, अगर नहीं है, मान लो हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इस इंडेक्स पे डस्टबिन नहीं है देन इट वुड बी सेम एज लेफ्ट ऑफ i फॉर दिस। इसके लिए लेफ्ट ऑफ i ये है तो इसके लिए भी यही होगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे डस्टबिन हो जाता तो यही इसका आंसर हो जाता, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट ऑफ i इज डिपेंडेंट अपॉन लेफ्ट ऑफ i-1। तो अगर i-1 मेरा कैलकुलेटेड होगा तो लेफ्ट ऑफ i एक ही स्टेप में कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट और राइट एरे कैलकुलेट कर लूँ, ये क्या डिनोट कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले डस्टबिन कहाँ पे है और राइट हैंड साइड में सबसे पहले डस्टबिन कहाँ पे है। तो फिर मैं ith इंडेक्स के लिए क्या कर सकता हूँ, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ i कॉमा राइट ऑफ i, ऐसा हम कर सकते हैं। एक ही स्टेप में वो इनर फॉर लूप जो प्रॉब्लम कर रहा था वो निकल जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट ऑफ i कैलकुलेट करने के लिए i-1 पहले से होना चाहिए, i-1 कैलकुलेट करने के लिए i-2 होना चाहिए, i-2 के लिए i-3 होना चाहिए, 0 तक। इसका मतलब अगर हम 0 को कैलकुलेट कर ले तो बाकी हम एक फॉर लूप में कर सकते हैं। मतलब कि अब 0 के लिए क्या होगा, इफ a ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, अगर वहाँ पे डस्टबिन है
तो लेफ्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, वही इंडेक्स, एल्स लेफ्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू -1, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो कोई होगा नहीं एलिमेंट, तो अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो लेफ्ट ऑफ 0 विल बी -1, इनवैलिड, मतलब कि लेफ्ट साइड में कोई है ही नहीं। अब हम कर सकते हैं फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ a ऑफ i इक्वल्स टू 1, मतलब कि डस्टबिन है वहां पे, लेफ्ट ऑफ i इक्वल्स टू i, एल्स लेफ्ट ऑफ i इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ i माइनस 1। ठीक है, और क्योंकि हम 0 से राइट साइड मूव कर रहे हैं तो i माइनस 1 i के पहले कैलकुलेट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट एरिया हमारा कैलकुलेट हो जाएगा एक फॉर लूप में। अब सिमिलरली राइट वाला जो है, अगर यहाँ पे है, इसी पोजीशन पे है डस्टबिन, तो वहीं से स्टार्ट करते हुए राइट ऑफ i विल बी i, मतलब कि अगर डस्टबिन है तो राइट ऑफ i इक्वल्स टू i, अगर नहीं है तो राइट ऑफ i इक्वल्स टू राइट ऑफ i प्लस 1, ऐसा कह सकता है। राइट ऑफ i विल बी सेम एज राइट ऑफ i प्लस 1, इसका भी ये है, इसका भी ये है। ठीक है, सो टू कैलकुलेट राइट ऑफ i वी नीड राइट ऑफ i प्लस 1, to calculate i plus 1 we need i plus 2 value, so we should start from the end and move towards 0. So if a of n minus 1 equals to 1, then right of n minus 1 equals to n minus 1, else right of n माइनस 1 इक्वल्स टू -1, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में तो कोई है नहीं, तो अगर लास्ट जो हाउस है वहाँ उसके आगे अगर डस्टबिन नहीं है तो इसके राइट हैंड साइड में तो कोई है नहीं, तो -1। अब फॉर i इक्वल्स टू n माइनस 2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, ठीक है, इफ a of i equals to 1, right of i equals to i, else right of i equals to right of i plus 1। ठीक है, तो ये फॉर लूप और ये फॉर लूप ये लगाने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे नजदीक है वो मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में जो सबसे नजदीक है वो मिल जाएगा। उसके बाद तो सिंपल है, हमें क्या करना है, सिंपली अभी लास्ट स्टेप, अभी हमने स्टोर क्या कर लिया है, हमने लेफ्ट वाला जो एरे है उसमें हमने स्टोर कर लिया है कि अगर ये ith इंडेक्स है तो स्टार्टिंग फ्रॉम i लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले डस्टबिन कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, तो इसके लिए लेफ्ट ऑफ i वैल्यू क्या होगी, j, मान लो ये है j। ठीक है, और ये लेफ्ट ऑफ i वैल्यू हो जाएगी j। ठीक है, और मान लो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले डस्टबिन यहाँ पे है एट द इंडेक्स k, तो राइट ऑफ i इक्वल्स टू क्या है, k। ठीक है, अब सिंपल है, अभी हमें सभी हाउसेस के लिए लेफ्ट ऑफ i और राइट ऑफ i कैलकुलेट हो गए हैं, सबसे पहले डस्टबिन कहाँ पे, अभी सिंपली उन सबका डिस्टेंस ऐड करना है। सबसे पहले आंसर इक्वल्स टू 0, फिर फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब मान लो लेफ्ट हैंड साइड में डस्टबिन है ही नहीं, इसका मतलब इफ लेफ्ट ऑफ i इक्वल्स टू -1, ठीक है, देन आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस राइट ऑफ i। ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ i में k स्टोर्ड है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, i माइनस राइट ऑफ i, मतलब i माइनस k का मॉड। ठीक है, एल्स इफ राइट ऑफ i इक्वल्स टू -1, मतलब कि राइट हैंड साइड में कोई डस्टबिन नहीं है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लेना पड़ेगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ i माइनस लेफ्ट ऑफ i। ठीक है, एल्स मतलब कि राइट हैंड साइड में भी है लेफ्ट हैंड साइड में भी है, कोई भी -1 नहीं है, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस मिनिमम ऑफ
राइट हैंड साइड पे जो है उसका डिस्टेंस क्या है, मॉड आई माइनस राइट ऑफ आई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसका डिस्टेंस कितना है, मॉड आई माइनस लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। सो लेफ्ट ऑफ आई कैलकुलेट हमने कर लिया है इस फॉर लूप की मदद से। कैसे किया आपको समझ में आ गया, राइट ऑफ आई समझ में आ गया है। और फिर सिंपली हमने जो मिनिमम डिस्टेंस है सभी इंडेक्स के लिए वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एक फॉर लूप, दो फॉर लूप, तीन फॉर लूप, सो इट इज बिग ओ ऑफ एन। हमारे केस में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू एन, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने हैं 100 और n क्या है 5 इंटू 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 7 इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दी क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, फिर इंप्लीमेंट कैसे किया है वो भी समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन में ज़रूर पूछना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you understood it, please make sure you like this video, subscribe to the channel and share this with your friends. Thank you.